हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चा हम फिर से आ गए हैं डिस्कशन लेकर आपके सामने NSO 2023 को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में क्लास 10th बायोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करने वाली हूं। मैं आपके साथ आपकी बायोलॉजी मेंटर एसन मैम। आज हम लेकर आए हैं डिस्कशन ऑफ द पेपर जो पूछा गया था NSO के अंदर 2018 और 19 के अंदर। तो बायोलॉजी का सेक्शन एज यूजुअल आई विल बी डिस्कसिंग एंड रिमेनिंग पेपर का जो पोर्शन है दैट इज द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा, अगर आपको बायोलॉजी के अंदर किसी भी टॉपिक में NSO से रिलेटेड डाउट है तो काइंडली मेंशन दैट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक फॉर यू सो दैट यू कैन डू वेल इन योर NSO एग्जामिनेशन। लेट अस बिगिन विद आवर पेपर डिस्कशन। तो पेपर डिस्कशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्विक आइडिया ले लेते हैं अबाउट द गाइडलाइंस ऑफ द NSO एग्जामिनेशन। गाइडलाइंस की बात की जाए तो आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव मैनर के अंदर होने वाला है। यू हैव टू फिल द OMR शीट। आंसर्स मार्क करने के साथ साथ और भी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी OMR शीट पे जानी है। लाइक क्या क्या, योर नेम, द कोड ऑफ योर स्कूल, योर रोल नंबर, योर मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बच्चा आपको एग्जैक्टली करेक्टली वहां पे फिल करनी है, बिकॉज आपके मोबाइल पे ही आपका फाइनल रिजल्ट ब्लिंक होगा। देन बात करते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा। द फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन नेचर, यानी कि सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। सेकेंड सेक्शन रहेगा साइंस का, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे। अगेन ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क। इन 35 क्वेश्चंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का डिवीजन आपको मिलेगा। एज सच सब टॉपिक्स में डिवीजन नहीं मिलेगा, बट यू विल बी थर्ड सेक्शन इज ऑफ अचीवर सेक्शन। इसका सिलेबस क्या है? तो जो सेकंड सेक्शन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ रही है वो ही आएगी सेक्शन थर्ड, दैट इज अचीवर सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस बट ईच क्वेश्चन विल बी फॉर द 3 मार्क्स। तो अचीवर सेक्शन आपको बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है बच्चा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। लॉजिकल रीजनिंग एंड साइंस सेक्शन 1-1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। अचीवर सेक्शन जो होगा वो 3 मार्क का ईच क्वेश्चन कैरी कर रहा होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज चेरी ऑन द केक। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो। थोड़ी सी घबराहट अंदर रहती है अगर नेगेटिव मार्किंग हो कि हम जो आंसर फिल कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, बट इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन योर टॉपिक, ऑन योर सब्जेक्ट, देन यू कैन डू वेरी वेल। OMR शीट फिल करने के लिए आप HB पेंसिल या ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हैं। अब OMR शीट फिल कैसे करनी है? जिस क्वेश्चन का आंसर आपको फिल करना है उसके सामने आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ABCD। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस जो आपका करेक्ट आंसर है आपको सिर्फ वो सर्कल डार्कन करना है, रिमेनिंग आपको टच नहीं करने हैं। एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन आपको अपनी OMR शीट सबमिट करनी है टू द इन्विजिलेटर। आप अपने साथ इसे घर नहीं ले जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। So bacha, now let us begin with the discussion of the paper which was asked in NSO in 2018 and 19. तो हमारा बायोलॉजी सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो क्या था? लेट अस सी टू दैट। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लाइफ प्रोसेस से है। इट इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस। क्या कहता है क्वेश्चन? कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा वाला इवेंट फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डू नॉट अकर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डू नॉट पे स्पेशल एम्फसाइज क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि सही वाली चीजें निकालनी है, गलत वाली चीजें पूछी है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें लाइट रिएक्शन के दौरान नहीं होती है वो हमें पता करनी है। एज यू ऑल नो फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। वन इज द लाइट रिएक्शन, अनदर इज द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है, अगर ये पता है तो क्या क्या नहीं होता इजीली पता हो जाएगा। देखते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या कहता है कि H2O का ब्रेक डाउन होगा, रिजल्टेंटली 2H प्लस आयन प्लस half O2 will liberate and along with that 2 electron will eliminate. So yes, water का breakdown in the presence of light reaction के अंदर carry out होता है. When this is happen in the process of light reaction of photosynthesis, so we can't say that this will go into the answer because question में पूछा है क्या नहीं होता है. Second statement देखते हैं. Reduction of NADPH to NADP plus. रिवर्स दे दिया, रिडक्शन ऑफ NADP प्लस इंटू NADPH. इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, बट यहां पे ऑपोजिट दे के कर दी गड़बड़ी. दैट मीन्स इट डू नॉट हैपन एट द टाइम ऑफ लाइट रिएक्शन. थर्ड स्टेटमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. यहां ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, सो दिस हैपन्स. Then synthesis of assimilatory power. बच्चा लाइट रिएक्शन के अंदर NADPH प्लस ATP, ये दो एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है. तो दिस हैपेंस, तो इट विल नॉट गो इन द आंसर. लास्ट स्टेटमेंट, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. और यहाँ क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है. लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में तो बनता है, बट किस फेज के दौरान बनता है? इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये भी कैरी आउट नहीं होता ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. तो दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लाइट रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनाते हैं, और ये दो कौन से हैं? स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 5. तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या होने वाला है? द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज 2nd and 5th डू नॉट अकर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शोन इन द गिवन टेबल. हमें इस टेबल में से अलग अलग ऑर्गन पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट इंड्यूस होता है उसे स्टडी करना है. ऑन हार्ट, ऑन आर्टरीज, ऑन लंग्स, ऑन आई एंड ऑन द यूरिनरी ब्लैडर. अब सिंपैथेटिक सिस्टम के वो इफेक्ट आपको याद रखने हैं जो हम डर वाली चीज या एनी फियर कंडीशन के अंदर फील करते हैं. जनरली रिकॉल करने की कोशिश करो, जब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें कैरी आउट होती है? हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है? कि हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. तो सिंपैथेटिक में हार्ट बीट इंक्रीज होती है, पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है, हार्ट बीट को वापस से काम डाउन करने का काम करता है. सेकेंड थिंग, आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स, ब्लड के अंदर आर्टरीज का जो फ्लो कैरी आउट हो रहा है वो हमें बहुत तेज फील होता है. हमारी पल्स जो है इंक्रीज हो जाती है, बॉडी थोड़ी सी वार्म होने लगती है, स्किन थोड़ी सी रेड सी हो जाती है. ऐसा क्यों? बिकॉज आर्टरीज हो गई कॉन्स्ट्रिक्ट, नैरो हो गई, तो ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा है. दिस ऑल्सो हैपेंस. पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? आर्टरीज को डायलेट करेगा, आर्टरीज को चौड़ा करेगा, तो प्रेशर को रिड्यूस करने का काम कर रहा है. दैट इज करेक्ट. थर्ड, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल. अगर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हमें बहुत फोर्सफुली ब्रीथ करना पड़ेगा, और डर वाली सिचुएशन में हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है, इसकी वजह से डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा. यानी बहुत मुश्किल से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और बॉडी की सेल्स को मिलेगी. तो ये तो यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ कह रहा है डायलेशन. एक्चुअल में ऑपोजिट होना चाहिए था तो करेक्ट होता. देन आईज की बात करें तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल. डर वाली सिचुएशन में आंखें फटी की फटी रह जाती है, यानी कि प्यूपिल डायलेट होता है ना कि कॉन्स्ट्रिक्ट. तो ये भी कंडीशन रिवर्स दे रखी है. देन यूरिनरी ब्लैडर, डर के मारे कई बार ब्लैडर अपने आप रिलैक्स हो जाता है और पैंट में ही यूरिनेशन की एक्टिविटी हो जाती है. तो यस, इट हैपेंस ड्यूरिंग द fear situation. It is the effect of sympathetic nervous system कि ये urinary bladder को relax कर देता है
पैरासिम्पैथेटिक उसको फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो आउट ऑफ गिवन दिस टेबल कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, दीज थ्री आर करेक्ट। और ये चारों किस ऑप्शन में गिवन है? दीज आर मेंशन्ड इन ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को लेकर डी वाला ऑप्शन। सिंपैथेटिक में याद रखना कि डर वाले टाइम क्या क्या चीजें फील होती है, उसका सारा ऑपोजिट काम करेगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जब वो डर वाली सिचुएशन ओवरकम हो जाएगी तो सिस्टम को वापस से नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्लांट हार्मोन एक्स from the given statement and select the correct option regarding it। कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, किस प्लांट हार्मोन से रिलेटेड ये बातें दे रखी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इट प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट, प्लांट के अंदर सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम कर रहा है। सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड, यानी सीड जो अपनी रेस्टिंग स्लीपिंग स्टेज में है उन्हें एक्टिवेट करता है, सीड के जर्मिनेशन को स्टार्ट करता है। इट्स डिलेड एजिंग इन द लीफ, लीफ की प्री मैच्योर एजिंग को रोकने का काम करता है, उन्हें पूरी तरह से अपने यंग स्टेट में बनाकर रखने का काम करता है। एंड द फोर्थ, इट ब्रिंग अबाउट मॉर्फोजेनेसिस अलोंग विद द हार्मोन ऑक्सिन ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में जहां सेल्स को फटाफट से डिवीजन करना होता है और कैलस का फॉर्मेशन करना होता है, ऑक्सिन के साथ हम एक और हार्मोन को यूज करते हैं, और वो हार्मोन कौन सा है? कुछ नहीं दिया होता, ये दे रखा होता तो भी हम पहचान जाते दैट हार्मोन पर्टिकुलरली इज साइटोकाइनिन। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। एक्स कुड बी गिबरेलिन दैट कॉज द ब्लॉटिंग ऑफ द रोजेट प्लांट। गिबरेलिन का रोल तो सही दे रखा है, बट ये जो चारों फीचर्स दे रखे हैं दे डू नॉट कोरिलेट विद द एक्टिविटी ऑफ गिबरेलिन हार्मोन। X could be ethylene that also promote yellowing of the leaves। यहाँ तो कह रहा है कि लीव्स को यंग बनाकर रखता है और येलो हो रही है तो लीव्स बूढ़ी हो रही है। नो नो नो, दिस इज नॉट दिस X। X could be the abscisic acid that cause closure of stomata during desiccation and other stress condition। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन तो है, लेकिन वो प्लांट के अंदर एजिंग को इंड्यूस करने का काम करता है, वो सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं करता, सीड को डॉर्मेंट बनाए रखने का काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दीज स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स कुड बी साइटोकाइनिन दैट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को भी यंग बनाकर रखता है, उन्हें टाइम से पहले ओल्ड नहीं होने देता है, एंड दैट इज वाई वो उसकी लॉन्गिविटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर कोरिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, the genotype for the height of an organism is represented as capital T and small t, यानी कि heterozygous condition हमें दे रखी है। What conclusion can be drawn from this? ये condition कैसी है? heterozygous। अब इस condition को देखते हुए कुछ statement दे रखे हैं, क्या सही है? that we have to find out। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है। All the allele for height has at least 2 different genes। क्या ये दो अलग अलग जीन है या ये एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट जीन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं दो अलग अलग अलील्स हैं। तो अगर इन्हें क्रोमोसोम पे एनोटेट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट देम? दीज आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन अ फिक्स पर्टिकुलर साइट, जहां पे हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट है। एक तरफ कैपिटल टी होगा, एक तरफ स्मॉल टी होगा, एंड दिस इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। So what are this T and T? These are 2 alleles of a gene, और ये जीन क्या कर रहा है? It controls height of an organism।
देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है. There are at least 2 different alleles for the gene controlling height. क्या ये स्टेटमेंट हमारी इस पूरी बात से मैच नहीं कर रहा है? आई गेस कर रहा है. फिर भी हमें सारे ऑप्शंस अच्छे से रीड करने. There are 2 different genes for the height, each having a single allele. No, बच्चा. It is a single gene which is represented by 2 forms of allele. There is one allele for the height with 2 different forms. This is also not correct because यहाँ height को लेकर 2 allele हैं. हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन की लोकेशन होती है फिक्स, यानी कि ये अलील्स अपनी फिक्स लोकाई पे प्रेजेंट होंगे. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाता है? ऑप्शन नंबर बी. जीन तो एक ही है, उसके आउटकम्स जो आ रहे हैं दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 2 अलील्स. Next question. Which of the following options shows a likely food chain representation by the given pyramids of number? अब एक चीज तो इसने यहीं पे क्लियर कर दी आपके क्वेश्चन ने कि ये पिरामिड किसका दे रखा है? नंबर्स का दे रखा है. और जो सबसे बॉटम में प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोड्यूसर. यानी यहाँ प्रोड्यूसर जो है उसके नंबर बहुत कम है. फिर उसके बाद प्रेजेंट होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स. देन देयर आर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर and it is called as either quaternary consumer और वी कैन कॉल इट एज टॉप कंज्यूमर. तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक के तो नंबर्स डिक्रीज होते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के नंबर सबसे कम हैं. और ऐसा अगर हमें पिरामिड ऑफ नंबर मिले तो वो रिप्रेजेंट करता है एक ट्री के कंप्लीट इकोसिस्टम को, एक सिंगल पेड़ पे रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. देखते हैं ऑप्शंस. फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, सेलफिश, फिशेस एंड शार्क. एक्वेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये बॉटम वाला बॉक्स इतना छोटा सा नहीं हो सकता. सेकेंड, मेज, रेट, स्नेक, मर्केट एंड लायन. अब यहाँ पे मेज एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को शो कर रहा है, खूब सारे होंगे. नंबर ऑफ रैट, स्नेक, मर्केट, लायन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो इनका पिरामिड इस तरह का बनेगा. फर्स्ट में भी ऐसा ही पिरामिड, सेकंड में भी ऐसा ही पिरामिड. थर्ड, देयर इज अ ट्री, एफिड्स, लेडीबग, बर्ड एंड हॉक. ट्री एक है, एफिड्स खूब सारे हैं, देन उनसे थोड़े कम लेडीबग्स, उनसे थोड़े कम बर्ड्स और थोड़े से ही गिनती चुनती के 1 या 2 नंबर में हॉक प्रेजेंट होंगे. तो हमारा थर्ड वाला जो इक्वेशन दे रखा है, जो फूड चेन रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, वो इस पिरामिड ऑफ नंबर को बहुत ही सही तरीके से जस्टिफाई करता है. बट इवन दो वी विल सी द लास्ट वन ऑल्सो. साइनोबैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, देन श्रिम्प्स इनसे थोड़े कम, फिशेस, किंगफिश एंड स्नेक. तो इनका भी नंबर कैसा आएगा? अपराइट आएगा, जहां पे प्रोड्यूसर्स के नंबर सबसे ज्यादा, ऊपर की तरफ जाते जाते नंबर डिक्रीजिंग होंगे. एक ट्री का जो इकोसिस्टम है, एक ट्री पे जो फूड चेन देखने को मिलती है, उन्हीं में हमें ऐसा देखने को मिलता है. कंज्यूमर का पिरामिड तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन प्रोड्यूसर का पिरामिड छोटा रहता है. ओके बच्चा, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. देखते हैं अगला क्वेश्चन. Which of the following activity will help us to sustain the environmental balance? Environment में बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी चीज हमें हेल्प करने वाली है? That we have to find out. Let us see statement number 1. Usage of platinum jewelry as it will reduce the load on the gold mines. Platinum is a metal and gold is also a metal. तो हम कोई सा भी मेटल यूज कर रहे हो, हम अर्थ क्रस्ट को तो माइनिंग के थ्रू डेंजर में डाल ही रहे हैं, उसका तो हम ओवर यूटिलाइजेशन कर ही रहे हैं. तो देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन स्विचिंग वन मेटल टू अनदर मेटल. सेकेंड देखते हैं. फार्मिंग एज इट हेल्प टू इंश्योर दैट मैन डज नॉट ईट अप ऑल द फूड प्रोड्यूसर्स. फार्मिंग करते रहेंगे तो क्या होगा? ज्यादा फूड प्रोड्यूस होता रहेगा. इट विल नॉट लाइक कि हमने एक बार में जितने प्लांट थे सारे खा के खत्म कर दिए.
पूरी तरह से प्रोड्यूसर्स खत्म हो गए, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। हम नया नया कल्टीवेट करते रहते हैं। कल्टीवेट किया, क्रॉपिंग की, फार्मर्स ने उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया, मार्केट में सेल आउट किया, तो हर साल क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहे हैं, और ये तरीका है एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने का। ठीक बात है। यूज ऑफ जूट बैग इंस्टीड ऑफ पॉलीबैग्स। पॉलीबैग्स कैसी होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, जूट बैग्स प्लांट प्रोडक्ट से बन रही है, बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन कैरी आउट हो जाएगा, तो ये एनवायरनमेंट में हीप क्रिएट नहीं करेगा, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल्सो इको फ्रेंडली थिंग जो हमें ऑप्ट करनी चाहिए। कॉटन बैग और जूट बैग यूज करना चाहिए इंस्टीड ऑफ पॉलीबैग्स। थर्ड वन, यूजिंग सोलर एनर्जी एज इट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल। सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो कोल और पेट्रोलियम पे लोड थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, और इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट के अंदर एक बैलेंस वाली कंडीशन मेंटेन रहेगी। अननेसेसरी हम फॉसिल फ्यूल्स का एक्सकेवेशन कैरी आउट नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 2, 3 and 4 आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द सस्टेन्ड environmental condition और environmental balance. Accordingly हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 will be our correct answer. Next question. Which among the following are the artificial ecosystem? Ecosystem natural वाला भी होता है, artificial वाला भी होता है। हमें यहाँ कुछ 8 नाम दे रखे हैं। We have to just select कि artificial type के ecosystem कौन कौन से हैं। Let us see them one by one. Number 1, estuaries. Naturally बनती है, तो they are type of natural ecosystem. Then mountains, natural. Crop fields, ये artificial हैं क्योंकि हम हमारी मर्जी के मुताबिक क्रॉप्स का प्लांटेशन करते हैं, अपने आप से नेचर के अंदर ये ग्रो नहीं करेंगे। Then grasslands, they are part of natural ecosystem. कोरल रीफ्स, नेचुरल इकोसिस्टम। पार्क्स, इनको भी हम अपनी मर्जी से स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो दे विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मैंग्रोव्स नेचुरली ग्रो करते हैं। एक्वेरियम आर्टिफिशियल का हिस्सा है। सो क्रॉप फील्ड, पार्क्स एंड aquariums, यानी ऑप्शन नंबर 3, then 6, then 8। ऑप्शन नंबर 3, 6 and 8 हमारा करेक्ट आंसर जाता है सी वाला। तो हमने यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को सेग्रीगेट किया। नेचुरल वाले जो नेचर के अंदर अपने आप बिल्डअप होते हैं, आर्टिफिशियल जो मैन मेड एक्टिविटी की वजह से बन रहे हैं, जिनमें इंसान ने एफर्ट्स डालकर उनको स्टैब्लिश किया है, दे विल बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि एक्स क्या है और वाई क्या है। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है, सरफेस पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन कौन सी वाली? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये रफ वाली है। देन ये फ्लैटेंड सैक जो एक जगह पे स्टैक हो रखे हैं। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वाई रिप्रेजेंट कर रही है गोल्जी एपरेटस को। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स और वाई के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं दैट वी हैव टू फाइंड आउट। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, सुसाइडल बैग कौन सी होती है? वही करेगी फॉरेन पार्टिकल्स का डाइजेशन। तो दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइसोसोम्स, यानी ए तो हमारा आंसर नहीं है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कैरी आउट करना है, ब्रेकडाउन कैरी आउट होगा विद इन आवर सेल। एज सच कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम हमारी सेल के अंदर कैरी आउट डायरेक्टली नहीं होगा। देन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, ईदर इट्स फंक्शन ऑफ राइबोसोम और इट्स फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली राइबोसोम फ्री फॉर्म में है तो भी प्रोटीन बना रहे हैं,
ER की सरफेस पे चिपके हुए हैं तो भी प्रोटीन बना रहे हैं। एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन, दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय गोल्जी बॉडी। SER दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाकर प्रोवाइड करती है गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी उसके साथ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जोड़कर उस लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करती है। तो हमें X दे रखा है RER, इट्स हियर। Y is Golgi apparatus, it's here. Golgi body या Golgi apparatus is the same thing. तो although we have got our answer, लेकिन फिर भी देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ऑस्मोरेगुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ऑस्मोरेगुलेशन यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, और प्लांट्स के अंदर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल कैरी आउट होता है वैक्यूल के अंदर। तो हमारा X और Y का आइडेंटिफिकेशन था RER एंड गोल्जी बॉडी, विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज फ्रॉम द टिश्यू। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द फॉलोइंग टिश्यू शोन इन द गिवन फिगर। अब यहां हमें इमेज ऐसी दे रखी है कि एक पाउच के अंदर एक से ज्यादा सेल्स हैं जो पैक्ड हैं, कुछ सेल्स फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हैं, और इनके चारों तरफ कुछ मैट्रिक्स वाला टिश्यू प्रेजेंट है जिसके अंदर ये सेलुलर कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। दिस टिश्यू इज यूजुअली कवर्ड बाय अ टफ फाइबरस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। इट इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कार्टिलेज। इट इज अ कार्टिलेजिनस टिश्यू। जहां कार्टिलेज प्रेजेंट होगी उसके चारों तरफ की कवरिंग को हम कहेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। द सेल एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू, यानी यहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो कार्टिलेज को बनाने का काम कर रही हैं या तोड़ने का काम कर रही हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो कार्टिलेज के ब्रेकडाउन का काम करती है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं जो कार्टिलेज को बनाने का काम करती हैं। इट इज फाउंड इन द टिप ऑफ नोज एंड ईयर पिन्ना। टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, फ्लेक्सिबिलिटी है। कौन प्रेजेंट है? कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। द मैट्रिक्स इज हाईली कैल्सिफाइड एंड इट रिचली सप्लाइड विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। बच्चा, कार्टिलेज के अंदर ना तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है ना ही कैल्शियम का डिपोजिशन। ये दोनों फीचर्स मैच कर रहे हैं बोन्स के साथ। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फिगर, तो इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट एंड हेंस यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट डिफरेंसेस। गड़बड़ डिफरेंसेस कौन से हैं? डाइकॉट हैज टैप रूट सिस्टम, मोनोकॉट हैज फाइब्रस रूट सिस्टम। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग, प्रॉपर मैनर में अरेंज होते हैं, सही बात है। इन स्टेम वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। मोनोकॉट के अंदर स्टेम में बिखरे हुए से ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मोस्टली पैरेलल वेनेशन इन द लीफ एंड मोस्टली रेटिकुलेट वेनेशन इन द लीफ। यहाँ पे दोनों के वेनेशन पैटर्न को इंटरचेंज कर दिया है। करेक्ट आंसर क्या होता? डाइकॉट के अंदर प्रेजेंट होता है मोस्टली रेटिकुलर वेनेशन और मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है पैरेलल वेनेशन। तो दिस इज इनकरेक्ट। Flowers are mostly trimerous and flowers are mostly pentamerous. This is also interchanged here. Dicot के अंदर 4 या 5 के नंबर में टेट्रा या पेंटामेरस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट वर्ल्स ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ऑन अ कॉन्ट्ररी अगर मोनोकॉट की बात करें तो यहाँ ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, 3 या 3 के मल्टीपल्स में डिफरेंट फ्लोरल वर्ल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज ऑल्सो इंटरचेंज्ड, गड़बड़। इन रूट पिथ इज ग्रेटली रिड्यूस्ड और एब्सेंट, और मोनोकॉट के अंदर रूट में पिथ प्रेजेंट होती है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ तो है करेक्ट। गड़बड़ कौन सा है?
थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, रेस्ट 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given Venn diagram and find out the correct option regarding P and Q. P और Q के रिगार्डिंग क्या बात सही है, that we have to find out. पहले देखते हैं P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। A disease which is caused by virus and successful vaccine is made and commercially available. एक वायरस डिजीज है जिसके लिए वैक्सीन बन चुका है, मार्केट में अवेलेबल है। क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और इसके लिए भी वैक्सीन बन चुका है और मार्केट में अवेलेबल है। पी क्या हो सकता है, पी कुड बी स्मॉल पॉक्स, वायरल डिजीज है, वेयर एज ओ कुड बी डिप्थीरिया, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसे हो रही है, बैक्टीरियल डिजीज है। दोनों के अगेंस्ट ही वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। तो आंसर तो हमारा यहीं से आ गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पी कुड बी एड्स, वायरल बॉर्न डिजीज तो है, HIV से हो रही है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हो किससे रही है, HIV से, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बट इसके अगेंस्ट अभी तक हम सक्सेसफुली वैक्सीन नहीं डेवलप कर पाए हैं, तो वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस। क्यू कुड बी मलेरिया, मलेरिया इज अ प्रोटोजोन कॉज डिजीज, प्लाज्मोडियम से हो रही है, इट इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो ये भी गड़बड़ दे दिया, पॉजिटिव एजेंट ही गलत है। P कुड बी कॉमन कोल्ड, वेयर एज O कुड बी वुपिंग कफ, कॉमन कोल्ड के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं डेवलप हुआ, अगर हो जाता तो साल में 1-2 बार ये जो सर्दी जुकाम कफ एंड कोल्ड होती है, इससे हमें सफर नहीं करना पड़ता, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। P कुड बी टाइफॉइड, वेयर एज O कुड बी प्लेग, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है, यहाँ वायरल डिजीज दे रहा है, तो ये भी गड़बड़। प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है, यहाँ ये सही बैठ रहा है, बट अगेन वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर वही है जो हमने एक ऑप्शन पढ़ते ही जज कर लिया था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वायरल डिजीज इज स्मॉल पॉक्स एंड बैक्टीरियल डिजीज इज डिप्थीरिया, और दोनों के अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम एंटर करते हैं हमारे अचीवर्स सेक्शन में। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे, सिलेबस इज सेम, जो साइंस सेक्शन में पढ़ा है वो ही यहाँ होगा, बस एक चीज डिफरेंट है कि यहाँ के जितने क्वेश्चन होंगे दे विल बी ऑफ 3 मार्क्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी इन द अचीवर सेक्शन इन द एग्जामिनेशन 2018 एंड 19। क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन, वी हैव गिवन अ फ्लो चार्ट, और उस फ्लो चार्ट में कुछ वर्ड्स लेटर्स लिखकर ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं। वी हैव टू फाइंड आउट दीज PQRS from this given flow chart. सबसे पहला, this is the method of contraception. If yes, we have to move further. ठीक है, method of contraception है, it is inserted into the uterus. uterus के अंदर insert किया जाता है, then it is P. uterus के अंदर insert किया जा रहा है, यानी it is a certain kind of IUD, intrauterine device होगी। तो P को लेकर क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं देख लेते हैं। P इज मेंशन्ड इन वन ओनली। P कुड बी कॉपर टी, कॉपर टी इज अ काइंड ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IUD है, दैट प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन इन द यूटरस। यहाँ P को रिकॉग्नाइज तो सही किया है, बट फंक्शन सही नहीं बोला। कॉपर टी क्या करती है, इट कॉजेज किलिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फैगोसाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ना कि ओव्यूलेशन को रोकता है। तो आइडेंटिफिकेशन सही है, लेकिन फंक्शन गलत दे दिया। आगे चलते हैं। इट इज इंसर्टेड इनटू यूट्रस, अगर नहीं इंसर्ट की जाती तो आगे चलना है, ठीक है, यूट्रस में इंसर्ट नहीं करेंगे। इट कैन बी फिटेड इन द वेजाइना बाय फीमेल्स, इफ यस देन वी हैव टू स्विच टू द क्यू, इज फिटेड इन द वेजाइना। क्यू could be femidome, which is a kind of female condom which is used by female just before coitus, just before coitus or just before intersex, just before intercourse। फेमिडोम को यानी कि फीमेल कॉन्डम को फीमेल के थ्रू वेजाइनल ट्रैक में पुट किया जा सकता है, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द फीमेल।
ऑल्दो वी हैव गॉट अ करेक्ट आंसर, बट अभी भी हमें दो और चीजें आर और एस को एग्जामिन करना है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ इट इज नॉट फिटेड into the vagina by the females, then it is taken orally. If it is taken orally, then the answer is R. R could be oral pills. Okay, orally ली जा रही है, they could be oral pills which contain LH and FSH to prevent ovulation. LH और FSH दोनों ही ovulation को induce करते हैं। जो oral pills consume की जाती हैं वो estrogen and progesterone hormone के combination को represent करती है। तो this is also incorrect. S could be, if not taken orally, then it could be S. S could be tubectomy that involves the removal of a small portion of sperm duct surgically. In tubectomy, we remove oviduct, not the sperm duct. Vasectomy is the term which is used in males, ना कि उसे हम कहेंगे tubectomy. तो हमारे PQRS का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था? P is an IUD, intrauterine device. Q is a female condom. R is estrogen or progesterone, while S is tubectomy is the correct, but in tubectomy we cut and ligate to the oviduct, or the fallopian tube can be the answer, but it will not be the sperm duct. तो as per the given statements, as per the given flow chart, हमारा करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। Refer to the given figure and select the incorrect options regarding L2O. First of all, we have to find out कि ये figures के अंदर जो L2O की labeling है ये क्या क्या है। L is salivary gland. N is representation of pancreas. O is representation of liver. M is representation of gallbladder. अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या दे रहा है। Secretion of L helps in lubrication and swallowing of food, while exocrine part of N, that is pancreas, secrete alkaline juice with pH value around 8. हमें फिगर को आइडेंटिफाई करके इनकरेक्ट स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है। L इज सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रीट करती है, फूड को सॉफ्ट लुब्रिकेट करता है ताकि हम इजीली स्वेलो कर सकें। N इज द पेनक्रियाज, जिसका एक्सोक्राइन पोर्शन एंजाइम एल्कलाइन एंजाइम को सिक्रीट करने का काम करता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। Juice stored in M contains no enzyme. M is gallbladder. यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है? Bile juice स्टोर हो रहा है। That has no enzyme but activate the enzyme lipase. सही बात है, बाइल के अंदर खुद के अंदर कोई भी तरह का एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है so that लिपिड का ब्रेकडाउन किया जा सके। While O, that is liver, convert some toxic substance into the harmless substance. लीवर के अंदर बच्चा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है और ये टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करती है, यानी खतरनाक गंदी चीजों के इफेक्ट को खत्म करने का काम करती है। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे देखते हैं। N is removed surgically. N means pancreas. अगर पेनक्रियाज को सर्जिकली रिमूव कर दें देन इट विल नॉट अफेक्ट द डाइजेशन प्रोसेस एज डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम O and M विल कंपनसेट फॉर द सेम। पेनक्रियाज बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है जिसकी वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन कैरी आउट होता है। यहाँ पे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, हर तरह की चीज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। लीवर और गॉल ब्लैडर से इतने सारे एंजाइम्स कुछ भी नहीं आ रहे हैं, तो हाउ कैन लीवर एंड गॉल ब्लैडर कैन कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ पेनक्रियाज? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा था, फिर भी देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। एंजाइम ऑफ L, that is salivary gland, help in the digestion of carbohydrate,
while the secretion of N, that is the pancreas, help in the digestion of carbohydrate, proteins, fats. तो yes, it is absolutely correct. हमारे सलाइवा में टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, बट और किसी चीज पे एक्ट नहीं करेगा. पेनक्रियाज के थ्रू पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, लाइपेज सिक्रीट हो रहा है, पेनक्रेटिक अमाइलेज सिक्रीट हो रहा है. तो यहाँ पे डाइजेशन बहुत ह्यूज लेवल पे कैरी आउट करने के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम का सिक्रीशन देखने को मिलता है. दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज इनकरेक्ट, गलत क्या है. तो गलत ये है कि पेनक्रियास को अगर हटा दें तो लीवर और गॉल ब्लैडर उसका काम ओवरटेक कर लेंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. तो ये था हमारा 2018-19 का पेपर डिस्कशन. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ माई क्लासरूम प्लेटफॉर्म विच यू कैन विजिट. Here you can get our different courses. This is the Facebook and Instagram link of our channel where you will be getting different information regarding the course launch and multiple type of activities. Link of the remaining paper, that is the chemistry, physics and LR section, you will be getting in the description box. Do like, share and subscribe our channel and share this video with your friends so that they can also be benefited for their preparation in the NSO 2023. All the very best, bacha. Good luck.